अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के लिए जो वेटिंग लिस्ट आई है हाजियों के लिए, उनको पैसे भरने की मोहलत एक बार फिर से हज कमेटी ने दी है। वो 31 तारीख तक है। 31/1/2025 से पहले पहले दूसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हाजी अपना पूरा पेमेंट कर देना है, और साथ साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स और हज के जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो भी उनको जमा करानी है। वो 3 तारीख से पहले जमा करा देनी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हज कमेटी आगे की डेट नहीं बढ़ाएगी ऐसा लग रहा है। तो जो हाजी दूसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उनको ये पेमेंट जल्द से जल्द कर देना है, क्योंकि आज 27 तारीख हो गई है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक। तो उससे पहले आपको ये पेमेंट कर देना है 31 तारीख से पहले, यानी अभी सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। 3 दिन के अंदर में आपको ये पेमेंट कर देना है, और डॉक्यूमेंट्स भी सब तैयार करके, जो भी डॉक्यूमेंट्स हज कमेटी ने मांगे हैं उन सभी को तैयार करके हज कमेटी को भेज देना है। अगर आपके शहर में हज कमेटी की ऑफिस है वहाँ पे आप जमा करा सकते हैं, या तो आप हज कमेटी की मेन ऑफिस में आप कुरियर से या तो पोस्ट से भी भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात हम आज इस वीडियो में करेंगे वो है हज के अंदर में जाने वाले हाजी क्या क्या करेंगे, या तो यहाँ से क्या करना है और क्या नहीं करना है। और साथ साथ ही हज के अंदर में जो जा रहे हैं उनको सऊदी अरबिया में क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। और साथ ही साथ किचन के हवाले से भी बहुत सारे हाजियों के सवाल हैं, उसके ऊपर भी हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो इंशाल्लाह। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको सही जानकारी मिलेगी। कई हाजी अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर वो सवाल करते हैं। कई हाजी टाइटल देख के सवाल करते हैं, कई हाजी उसका थंबनेल देख के सवाल करते हैं। तो उससे आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलेगी। आप पूरा वीडियो देखने से आपको पूरी बात पता चलेगी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज के लिए जाने वाले हाजियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वो हज की तैयारियां कैसे करें। तो हज के लिए तैयारियों में सबसे बेस्ट तैयारी पहले आपको अभी से ही शुरू कर देनी है। वो है हज के फ़राइज़, हज के जो भी वाजिबात, हज के सुन्नत, उन सब चीज़ों पे आपको अमल करना है, याद रखना है, और उनकी तैयारी सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको हज में क्या पढ़ना है, क्या करना है, वो चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप हज कमेटी का जो कैंप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप किसी से जानकारी लेना चाहते हैं, आलिमों से या तो कोई मुफ्ती से, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हज में जाने से पहले अभी बहुत वक्त है, कम से कम 2-2.5 महीना है अभी। तो उससे पहले आपको ये तैयारियां शुरू कर देनी है, और हज के फ़राइज़ ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है हज में जाने के लिए तैयारियां क्या क्या करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको वॉकिंग करना। वॉकिंग करने के लिए आपको वॉकिंग की आदत डालनी होगी। आप डेली सुबह फजर की नमाज के बाद डेली थोड़ा वक्त निकाल के आप चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हज के अंदर में आपको बहुत चलना पड़ेगा। इस वजह से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो हज के लिए जाने वाले हाजियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको चलना पड़ेगा। उस वजह से आपको यहाँ से ही प्रैक्टिस करके जाना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हज में जाने वाले हाजियों को क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो जो हाजी हज के लिए जाने वाले हैं वो हाजी यहाँ से पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। पूरी तैयारी करके आपको भी जाना है। खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ कपड़े धोने के सामान तक, साबुन, सर्फ, शैम्पू, सब कुछ आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे महंगाई की वजह से आपको वहाँ रियाल में लेना पड़ेगा, तो आपको महंगा पड़ेगा। तो आप यहाँ से ही वो तैयारी करके जाएं तो आपको बहुत ही सस्ता और अच्छा आप तैयारी करके जा सकते हैं। और ख़ास चीज़ ये है कि क्या क्या आपको नहीं लेके जाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि फ़्लाइट में आपको जो सामान लेके जाते हैं उनमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लेके नहीं जानी है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से इम्पोर्टेंट खाने की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कुकिंग ऑयल जो ले जाते हैं वो नहीं लेके जाना है। खास याद रखना है आपको कुकिंग ऑयल या तो पकाने वाले जो लिक्विड हैं वो नहीं लेके जानी है। और साथ ही साथ आपको मैच बॉक्स नहीं लेके जाना है, जो हम माचिस बोलते हैं मैच बॉक्स, उसको नहीं लेके जाना है। और खसखस जो आता है जिसको गसगसालू बोलते हैं, खसखस बोलते हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं लेके जानी है आपको हज में। उस चीज़ों को सऊदी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, उसके लिए फ़्लाइट में आप ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है, तो आप ये नहीं लेके जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। हज कमेटी की गाइडलाइंस में भी बहुत सारी चीज़ों को आपको बताया गया है, उसको भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये तो मैं 2-3 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और फ्लाइट के अंदर में जो 7 किलो का जो बैग रहता है उसके अंदर में आप या रस्सी या तो टेप या तो ऐसी कोई चीज़ जो काटने वाले या तो कोई बांधने वाली चीज़ें हो, ऐसी चीज़ें आप 7 किलो वाले बैग में नहीं रखिए, नहीं तो आपका सामान खोल के वो कस्टम के अंदर निकाल देते हैं। कई हाजी क्या करते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं टेप वगैरह या तो रस्सियाँ लेके जाते हैं, वो सब चीज़ें आपको 7 किलो वाले बैग में नहीं रखनी है। अगर वो 7 किलो वाले बैग में रखेंगे तो वो सब निकाल लेंगे कस्टम के अंदर में। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि क्या नहीं लेके जाना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गाइडलाइंस या तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की वजह से आप नहीं ले जा सकते हैं, वो आप उनके रूल्स भी पढ़ सकते हैं हज के साथ साथ, और एयरपोर्ट अथॉरिटी के भी रूल आप पढ़िए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हज में जो हाजी सऊदी जाते हैं उनके लिए क्या क्या नहीं करना है वहाँ पर, वो बहुत ज़रूरी है। वो भी इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि जो हाजी हज के लिए जा रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जेरोक्स निकलवा के ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स भी लेके जाएं, उनकी एक अलग से फाइल बना के अपने पास रखें। और हो सके तो वो फाइल अपने साथ वाले आदमी जो रहते हैं, मर्द और औरत या जो भी रहते हैं, उनके पास भी एक फाइल रखें। खुदा न खास्ता आपके पास अगर आपका बैग गुम हो गया, आपका बैग मिस हो गया कहीं पे, तो वो चीज़ आपके साथ वाले के पास भी मिलेगी और कहीं ज़रूरत होने से वो भी आपको साथ में वो आ सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हज में जितने भी हाजी जा रहे हैं सबको हज कमेटी की तरफ से जो भी चीज़ें आपको दी जाती हैं पहनने के लिए, जैसे कि हाथों में आपको एक कड़ा मिलेगा पहनने के लिए, और आपके गले में पहनने के लिए बहुत सारे जो भी कार्ड मिलेंगे, वो सभी कार्डों को आपको संभाल के रखना है। उनको ज़रूरी है आप पहन के रखें। और साथ साथ ही आपको ये सब चीज़ें फ़ोटो निकाल के भी आपके फ़ोन में रखने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। और साथ साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके जो कागजात हैं, पासपोर्ट्स वगैरह है, वो तो यहाँ पे आपको फ़्लाइट में बैठने के टाइम पे जो हज कमेटी आपको पासपोर्ट देगी, वो पासपोर्ट आपको सऊदी में उतरने के टाइम पे बस में लेके अपने हज कमेटी वालों के पास वो पासपोर्ट जमा हो जाएगा। तो आपको पासपोर्ट की कॉपी भी रखनी है और साथ साथ ही मोबाइल में फ़ोटो निकाल के भी रखना है। और वीज़ा की कॉपी आपके साथ हर बार रखनी है, क्योंकि वीज़ा की कॉपी आपके पास ही रहेगी, वो आपको संभाल के आपके बैग में जो आप डेली बैग लेके जाते हैं उसमें रखनी है। क्योंकि पिछले साल मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था, उसका जिक्र मैं आपको कर रहा हूँ। तो जो हम लोग हज के लिए जाते हैं तो पहले बहुत सारे हाजी जल्दी पहुँचते हैं, उन लोगों को जियारत के लिए चले जाते हैं। कई हाजी क्या करते हैं कि जिद्दा चले जाते हैं घूमने के लिए, या तो कहीं पे घूमने या तो मॉल में इधर उधर खरीदी के लिए भी चले जाते हैं हज से पहले। उन हाजियों को बहुत ज़रूरी है कि वो वीज़ा अपने साथ रखें, क्योंकि जितने भी आपको हज कमेटी की तरफ से जो भी कागज़ दिए जाते हैं उसकी वैल्यू सऊदी अरब में कुछ भी नहीं है। ये मेरा खास एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। हज के अंदर में सऊदी गवर्नमेंट के अंदर में आपका जो वैल्यू है वो वीज़ा का वैल्यू है। आपका हज का वीज़ा लगा है नहीं है वो चेक करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट और ऑफिसर्स। तो आपको वीज़ा की जो कॉपी है उसको आपके साथ रखना है और उसको आपकी बैग में, जो परमानेंट आपके पास जो बैग रहती है उसमें रखना है वीज़ा की कॉपी। इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे हज के अंदर 15 दिन पहले से
जितनी भी चेक पोस्ट है मक्का शरीफ के अंदर में, उन सभी पोस्टों के ऊपर बहुत ही कड़क टाइट सिक्योरिटी चेकिंग रहती है पुलिस की। 3 लहरें रहती हैं पुलिस की, 3 जगह पे चेक पोस्ट होती है। वहाँ तीनों जगह पे आपको बताना होता है कि आप कहाँ से आए हैं और आप हज के लिए आए नहीं आए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई हाजी क्या करते हैं कि हज से पहले, हम लोग भी चले गए थे तैफ की ज़ियारत के लिए हज से पहले, और हज से पहले तैफ की ज़ियारत हम 8 दिन पहले गए थे, 8 या 10 दिन पहले। तो जब हम चले गए थे तब तो हमको किसी ने बताया नहीं था कि यहाँ से आप सभी कागजात या तो वीज़ा की कॉपी लेके चलिए, क्योंकि हमारे पास जो हज कमेटी के दिए हुए सब कार्ड्स वगैरह रहते हैं, जो कड़ा रहता है, वो सब चीज़ें तो हमने पहनी थी, लेकिन साथ ही में हमने वीज़ा की कॉपी नहीं ली थी, क्योंकि वीज़ा की कॉपी इधर उधर गुम जाने की वजह से हम लोगों ने रूम पे ही रख दी थी, हमारी बिल्डिंग में ही रखी थी। तो वो जो कॉपी हम लोग रूम में रखे थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, वीज़ा की कॉपी, क्योंकि उसके अंदर में हज का वीज़ा लगा होता है, और हज के लिए जो सऊदी गवर्नमेंट अलाउ करती है वो हाजियों के लिए हज के टाइम पे अलाउ करती है। बाकी जो हाजी टूरिस्ट हाजी है, या तो जो दूसरे सऊदी के लिए जो हाजी आते हैं, या तो जो भी लोग आते हैं सऊदी जो बगैर हज के लिए आते हैं, उन लोगों को ये अलाउ नहीं होता कि हज के टाइम पे वो मक्का शरीफ में एंटर करें। तो उस वजह से हम लोग तैफ चले गए थे। रिटर्न में हमारे पास पूरी वैन थी जिसके अंदर में 15-20 लोग थे हम। तो हमारे पास कम से कम 4-5 आदमियों के पास वीज़ा की कॉपी नहीं थी। कॉपी थी हमारी लेकिन रूम पे थी। तो उस वजह से वहाँ की पुलिस ने हमें साइड में खड़ा कर दिया, और जितने लोगों के पास जो कॉपियाँ थी, जो कागजात थे, उन सबको जाने का बोल रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हमारे ग्रुप में अच्छे लोग थे, उन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा और हमारे लिए कोशिश की कि वो हमारी जो हज की जो वीज़ा है हमारा, उसको मंगाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बातचीत हुई। उसके बाद हमको ये वीज़ा की कॉपी हज कमेटी से हमने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि आपके मोबाइल के अंदर में ईमेल रहता है, उसमें जो मेल आपको हज कमेटी भेजती है उसके अंदर में भी वीज़ा की कॉपी रहती है। तो वो कॉपी आप बता के आप वहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद हमको ये चीज़ पता चलने के बाद हमारे फ़ोन के अंदर में हमने ईमेल को चेक किया, तो उसके अंदर में हमारी वीज़ा की कॉपी थी। इस वजह से हमको ये दिखा के वहाँ से जाने में आसानी रही। नहीं तो क्या होता है कि हज कमेटी उसकी जिम्मेदारी आपसे नहीं लेती है, आपको ही खुद अरेंज करना होता है। तो पुलिस वाले वहाँ पे कुछ बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो जो बोलते हैं वही हमको करना है। ज़्यादा बातचीत करने से बहुत काम बिगड़ सकता है। वहाँ पर पुलिस से ज़्यादा बहसबाजी वहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि हमको एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, हमको अरबी नहीं आती है, और इस वजह से भी वो दूसरा कुछ समझ जाने की वजह से और कुछ गलत बात का मतलब निकाल के वो लोग हमें अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आराम से वहाँ की पुलिस से बातचीत करनी चाहिए। और हम लोगों को वो यही बता रहे थे कि आप वहाँ जाके आपके बिल्डिंग से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप मंगवा लीजिए, हमको बता दीजिए, आप चले जाइए। लेकिन वहाँ से बहुत ही लंबा रास्ता था, इतना कम से कम 500-700 रियाल करके हमको टैक्सी में जाना पड़ता था, और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि शाम का वक्त भी हो चुका था। इस वजह से अच्छा काम यह हो गया कि हमारी फ़ोन के अंदर में, मोबाइल के अंदर में ये वीज़ा की कॉपी थी, तो हमने वो कॉपी पुलिस वालों को दिखा के हम लोगों को वहाँ से जाने दिया गया। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप हज के लिए जा रहे हैं और अगर आप पहले थोड़े दिनों पहले गए हैं, तो कहीं पे भी जाने से पहले आपके जो आपके कार्ड वगैरह हज कमेटी की तरफ से दिए जाते हैं वो सब आप पहन के रखिए। हज के जो कड़े हैं वो पहन के रखिए। हज के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वीज़ा के साथ साथ वो भी आपके साथ में ही रखिए। हज कमेटी की तरफ से जो भी कार्ड्स, जो भी पहनने के लिए आपको दिए जाते हैं कार्ड, वो सब आप गुम हो जाएंगे, उस वजह से आपको ढूंढने में आसानी रहे, इस वजह से वो दिए जाते हैं। सऊदी गवर्नमेंट के लिए वो कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वहाँ की पुलिस अगर आपको पकड़ती है या तो डॉक्यूमेंट्स बताने का बोलती है, तो आपको 2 चीज़ें ही वहाँ काम आती है। एक, आपको जो हज कमेटी वहाँ नुसुक कार्ड बना के देगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नुसुक कार्ड आपको वहाँ जाके हज कमेटी बना के देगी। वो एक एक हाजी को अपना एक एक कार्ड आपके गले में पहन के रखना होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ ही आपकी वीज़ा की कॉपी भी आपके पास रखनी है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। तो ये
आपको इसके लिए ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे हाजी हज से पहले जाते हैं तो इधर उधर मॉल में चले जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब वापसी होती है या तो रिटर्न आते हैं तब उनको चेकिंग का सामना करना पड़ता है। और हर जगह पे वहाँ हज के 15 दिन से पहले बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, क्योंकि बाहर वाले जो बगैर हज के वीज़ा वाले हाजी होते हैं, जो टूरिस्ट वीज़ा वाले हाजी होते हैं, वो हज के लिए छुप छुप के आ जाते हैं। उनको पकड़ने के लिए सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स कागजात आपके पास संभाल के रखने हैं। और दूसरी एक चीज़ ये है कि वहाँ पर हज के वक्त जो 5 दिन हज का टाइम रहता है, उस टाइम पे आप टैक्सी वालों से टैक्सी यूज़ करना थोड़ा कम करेंगे या तो नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टैक्सी वाले वहाँ के हज के 5 दिनों में मुंह मांगी कीमत लेते हैं। आपको कुछ भी कहीं पे भी जाना होगा तो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। कम से कम 500 रियाल से कम तो वो लेते ही नहीं कहीं पे भी जाने का। तो इस चीज़ से भी आप बचिए। अगर आपको रूम पे जाना है या तो आपको हरम शरीफ जाना है तो वहाँ पे आप टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा लगेगा। उस वजह से मीना के अंदर में कई लोकल बसें इधर उधर जाती रहती हैं, उनमें से आपको हरम शरीफ लेके जाया जाता है। तो वहाँ पे आप अपने पैसों से वहाँ पे भी जा सकते हैं। वो आपको कम चार्ज करती हैं, 30, 40 या 50 रियाल में आपको मीना के जो मेन रोड ऊपर के ब्रिज वगैरह जो जाते हैं वहाँ पे आप चढ़ के वहाँ से आप ये बस की सर्विस ले सकते हैं। वो भी सऊदी गवर्नमेंट की बस उस टाइम पे अलाउ नहीं रहती है। प्राइवेट बसें जो घूमती रहती हैं वो सब हाजियों को हरम शरीफ छोड़ देती है। तो बचे वो टैक्सियों से जो ज़्यादा चार्जेस करती हैं, और जो हाजी चल फिर नहीं सकते हैं, बहुत कम चलते हैं, उनके लिए जो चेयर जो होती है व्हील चेयर, उन लोगों के लिए भी व्हील चेयर यहाँ से ले जाने से भी आपको आसानी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे व्हील चेयर जो रहते हैं उनको लेके जाने के लिए या तो उसको आप जमरात के अंदर में अगर आप व्हील चेयर के साथ एक आदमी आपको छोड़ने के लिए आता है, वो कम से कम 500 रियाल मांगता है। तो आपको जमरात के अंदर में शैतान को कंकरियां मारने के लिए अगर आपको लेके जाता है और लेके आता है तो उसका आपको कम से कम 500 रियाल लग जाता है। तो इस चीज़ों से आप बचिए और इसकी तैयारी यहाँ से ही कीजिए। आप अगर आप ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं तो आप यहाँ से ही व्हील चेयर लेके जा सकते हैं। उसके लिए कोई हज कमेटी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लगेज के अंदर में उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको वहाँ जाके आसानी हो और वहाँ जाके आपको इतना मुसीबतों को सामना ना करना पड़े। और किचन के हवाले से बहुत सारे हाजियों के सवाल रहते हैं कि वहाँ पे किचन की सुविधा होगी या नहीं होगी। तो आप जान सकते हैं, आपको जनरली आइडिया होगा कि मक्का शरीफ में सभी हाजियों को कम से कम 30 से 35 दिन वहाँ पे रहना है। उसके लिए हाजियों को एक किचन दिया जाता है, किचन की सुविधा मिलती है। किचन के साथ साथ उसमें गैस का सिलेंडर रहता है और गैस स्टोव रहता है, एक फ्रिज रहता है, एक पानी का डिस्पेंसर रहता है, इसमें ठंडा गर्म पानी आता है। कई बिल्डिंगों में वॉशिंग मशीन भी रहते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों की सुविधा हज कमेटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। आपको उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको हज कमेटी की तरफ से मिलेगी। आपको सिर्फ यहाँ से पकाने का सामान लेके जाना है, वो भी अगर आप जितना हो सके यहाँ से लेके जाएंगे तो आप वहाँ से आपको महंगा या तो रियाल में वो खरीदी नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब तैयारियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किचन आपको मिलेगा, आप वहाँ खाना आराम से बना सकते हैं। जितनी भी फैमिलियाँ होती है एक फ्लोर पे, उनके लिए किचन रहता है, वो आराम से अपना खाना अपने हिसाब से किसी भी वक्त पे बना सकती हैं। और मदीना शरीफ की हम बात करें तो मदीना शरीफ के अंदर में आपको जो सुविधा रहती है वो सिर्फ होटल के कमरे दिए जाते हैं। वहाँ पे आपको किचन की सुविधा नहीं मिलती है, आपको बाहर खाना पड़ता है और आपको बाहर से ही होटल में से मंगवाना पड़ता है या तो आपको बाहर जाके रेस्टोरेंटों में खाना पड़ता है। तो मदीना शरीफ में आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी पकाने की। तो उसके लिए आप हो सके तो यहाँ से थोड़ी बहुत जो सूखी चीज़ें रहती हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स है, मिक्सचर है, बिस्किट्स वगैरह है, ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में या तो भूख लगने के टाइम पे। और बाकी जो टाइम खाना होता है उस टाइम पे आप जाके रेस्टोरेंट में भी खाना खा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखिए। और साथ ही साथ आपको मदीना शरीफ में
बस की सर्विस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मदीना शरीफ में जो होटल्स रहते हैं वो हरम शरीफ के बिल्कुल पास में रहते हैं, मस्जिद नबवी के थोड़ा डिस्टेंस पे ही रहते हैं। तो वहाँ पे आपको फ्री बस सर्विस नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे पैदल चल के ही अपने होटल से हरम शरीफ यानी कि मस्जिद नबवी शरीफ और रोज़े रसूल पे जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको मक्का शरीफ में जो बस की सर्विस मिलेगी वो टोटली फ्री होगी, आपकी बिल्डिंग से लेके हरम शरीफ तक, काबतुल्ला शरीफ तक जो बस की सर्विस है वो हज कमेटी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आपको उसके लिए एक भी पैसा नहीं देना है। हज कमेटी की तरफ से वो सुविधा आपकी बिल्डिंग के पास बस स्टॉप बनाया जाता है, बिल्कुल आसपास ही रहता है वो बस स्टॉप, आपकी जो गली रहती है उसके आसपास ही रहता है। वहाँ पे जाके आप बस चढ़ सकते हैं और हरम शरीफ जा सकते हैं। वो सुविधाएं हज कमेटी की तरफ से आपके से जो पैसा लिया जाता है वो उसके अंदर में सब आ जाता है। तो इस वजह से ही ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से आप अगर जान के जाएंगे, आप इसी तरह से हज कमेटी में जो कैंप लगते हैं, जो उसमें सिखाया जाता है हज की हिदायतें सभी, वो सब यहाँ से आप सीख के जाएंगे तो आपको वहाँ पे आसानी होगी। यही मकसद था मेरा इस चीज़ को बताने का। तो जिन जिन हाजी मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों को गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।